जनरली सोसाइटी में लोगों को रोती बिलखती औरतें अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं मदद नहीं मांगती। लोगों को बहुत चिढ़ भी हो जाती है आपसे, अरे बहुत ओपिनियटेड है। वी विमेन आर नॉट रिहैब सेंटर्स फॉर बैडली रेस्ड मैन। वो बहुत ही स्कैरी इवेंट है मेरी लाइफ का। 10th 11th उन्होंने सब जगह रोड्स पे और बिल्डिंग्स पे नाम लिख दिए थे। मतलब मुझे तो लगता है केमिकल कास्ट्रेशन इज द बेस्ट थिंग फॉर सच पीपल। व्हाट आई रियलाइज्ड कि मुझे बदतमीज बनने की जरूरत नहीं है, मुझे एक लुक से सामने वाले को समझा देना है दैट बी इन योर लिमिट्स। I was just 22, शादी तो कर ली, लेकिन फिर ये पता था that he loves to drink। पर धीरे धीरे वो इंटेंसिटी कब बढ़ती गई वो मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ। वहाँ पे फिर अलार्मिंग सिचुएशन हो गई थी। मदर्स गिल्ट से तो मैं नेवर कभी बाहर नहीं आ सकती। You have tears right now. वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट। कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलके और खुश हो गई हूँ। आप मुझे ये बताएं कि कितनी एमपी की छवि आप अपने में महसूस करती हो? क्योंकि वहाँ पर पैदा हुई हूँ, पूरा अपब्रिंगिंग हुई है, स्कूल कॉलेज सब कुछ हुआ है। क्या बात है। लेकिन क्या एक लड़की का जीवन इतना हंकी डोरी सिंपल होता है? क्योंकि वो कब समझ में आ जाता है कि मैं लड़की हूँ, या दुनिया दिखा देती है, समझा देती है कि आप लड़की हैं? बचपन से ही यार। एज है क्या कोई ऐसी जब होता है ऐसा? हाँ देखिए, आपके टीन जब स्टार्ट होते हैं तब तो दुनिया बाहर वाली बता ही देती है, लड़के वड़के आपको। किस प्रकार? वी आर 3 सिस्टर्स और मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो बहुत ही पैम्पर्ड रही हूँ अपने घर पे, तो बहुत ही प्रोटेक्टिव माहौल रहा है। लेकिन फिर जब आप बाहर आते हो तो लड़कों की अटेंशन ये वो, तो फिर बाहर आप निकलते हो तो जब आप स्कूल में जाते हो या एक तो लड़के वड़के पीछे आने लग जाते हैं। फिर जैसे आप आसपास देखते हो, वी वर 3 सिस्टर्स, तो कोई भाई नहीं था, तो कहीं बाहर जाना है तो किसके साथ जाएं। बट थैंकफुली मेरे मम्मी पापा इतने आज़ाद ख्यालों के रहे और हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तब लोग आपको रियलाइज करा देते हैं कि ये आपके लिए नहीं है। या आप हमें उदाहरण है तो बताइए सारी चीजें। लेकिन आंखें किस प्रकार चेंज होती हुई देखी है आपने? हाव भाव बोलचाल कैसे बदलते हुए देखा आपने, ये बताइए। तो मैं ना बचपन से कोएड में पढ़ी, मुझे कभी लड़कों के लिए हुआ नहीं था। लेकिन जब फिर मैं मतलब टीनेज में आप आते हो और जब लड़कों का अटेंशन शुरू होता है, लड़के पीछे पड़ना शुरू होते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी आदत है। लड़कियां ऐसी चीजों से कभी इंप्रेस नहीं होती है गाइस, मतलब मैं तो नहीं हो सकती। प्लीज ये बंद कीजिए। ये कभी आप इससे आप इंप्रेशन नहीं झाड़ सकते किसी लड़की पे। ये सब कॉलेज स्कूल में बहुत हुआ, जो एक हर लड़की को झेलना पड़ता है यार। ये सिद्धार्थ मैं सच बता रही हूँ, ये हर लड़की के साथ होता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत हुर की परी हूँ, बट ये सबके साथ होता है। आपको पता है ये ऑनलाइन हो गया है, डीएम में हाय 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 हाय। जितनी लड़कियां देख रही हैं प्लीज मुझसे अगर सहमत है तो बताइए कमेंट्स में, क्योंकि मुझे पीछे जितनी बैकग्राउंड में हमारी महिलाएं हैं वो सब स्माइल करते हुए दिख रही हैं। क्योंकि ये क्या है, ये क्यों है? आजकल लकीली इंस्टाग्राम ने बंद कर दिया कि एक से ज्यादा तो मैसेज नहीं कर सकते। हाँ, व्हिच इज गुड। तो स्टोरी में टैग कर देते हैं। हमें जोनीता गांधी आई थी, उन्होंने कहा कि अश्लील फोटो डालेंगे और स्टोरी में टैग कर देंगे। सैड एंड डिस्गस्टिंग रियली। मैं इसीलिए इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वर्ड्स मैंने ब्लॉक करके रखे हैं। ये आप कर सकती हैं, जितनी लड़कियां देख रही हैं, अगर आपको ये नहीं पता था तो इसका विवरण अच्छे से दें जी। तो उसमें सारे वर्ड्स होते हैं, बूब्स एंड ऑल द जेनिटल्स के, सारा कुछ जो भी आपको ऑफेंड होते हैं जिनसे या यू फील डिस्गस्टेड, तो आप जाके इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन है, वहां पर आप वो सारे वर्ड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। I've done it too। जैसे छोटे शहरों में अगर आप निकल जाओ, वहां पर आप निकलोगे तो आपको ये सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। फॉलोइंग फिर कुछ भी एक, हाँ कुछ भी कमेंट पास कर दिया, ये सब। तो ये तो मतलब या तो बचपन से, तो जो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला अभियान है, मैं बहुत इसको सपोर्ट करती हूँ। लेकिन यहाँ पे बेटों को समझाओ। एग्जैक्टली, ये ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है सोसाइटी गलत तरफ काम कर रही है, बेटों पे काम करना ज्यादा जरूरी है। सही बोलिए आप शुभांगी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि जिंदगी ने आर्ट को प्रेरणा दी या लेखक को प्रेरणा दी, या लेखक ने जिंदगी को प्रेरणा दी। क्योंकि रांझना में 25 चांटे खाने के बावजूद जो दानुश साहब का कैरेक्टर है वो रुकता नहीं है सोनम कपूर को इम्प्रेस करने से। ये कहाँ से हुआ? क्योंकि आपके साथ सिर्फ इतने तक खत्म नहीं होती है बात। हाँ, ये सब चीजें बहुत होती है, जिससे ना क्या होता है, पेरेंट्स भी डर जाते हैं। फिर उनको भी ऐसा लगता है अपनी बच्चियों को रात को बाहर भेजे कि नहीं भेजे। और मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब तो एक ही तरीका था, घर पे लेटर फेंक दिया पत्थर में डाल के और नाम लिख दिए सड़कों पे या बिल्डिंग्स पे। बाथरूम में गंदे नाम लिखे होते थे, बाथरूम में लिखा हुआ होता था, विच वाज सो डिस्गस्टेड। कुछ पेंटिंग बनाए, ओ माय गॉड, दैट वाज तो रियली। एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ, जो कि अब मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी अब मेरे सामने आ जाए तो मैं लिटरली मतलब
भयंकर तरीके से धुलाई कर दूं उनकी। मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी और मेरे पापा क्लास 1 ऑफिसर थे, तो मतलब उनकी मेरे साथ तो कुछ हिम्मत नहीं हुई क्योंकि पापा उनके बॉस थे। बट मैं उनके कोचिंग जाती थी और मैं देखती थी वो एक लड़की के साथ कुछ कर रहे होते थे। टीचर 3rd स्टैंडर्ड में मुझे वो लगता था कि ये जो भी कर रहे हैं बहुत मतलब बच्ची थी, मुझे पता नहीं था कि क्या चल रहा है, बट वो जिस तरह से टचिंग वचिंग ये वो करते रहते थे तो मुझे समझ में आता था कि दिस इज यक। बट उस वक्त मैं नहीं बोल पाती थी और उस वक्त घर पे भी नहीं बोल पाई, लेकिन बाद में मैंने बताया अपने मम्मी पापा को। और आज जब मैं वो इंसिडेंट याद करती हूँ तो मुझे लिटरली ऐसा लगता है, he was an old man, he was around like 55 and he used to do that and now I feel so this thing कि अभी अगर मुझे वो मिल जाए, अब मेरे सामने आ जाए तो मैं तो जम के धुलाई कर दूं। मतलब मुझे तो लगता है केमिकल कास्ट्रेशन इज द बेस्ट थिंग फॉर सच पीपल। मैंने ना जब ये निर्भया वाला केस हुआ था तब न्यूज़ में सुना था कि जब आपको कोई अंग बहुत तकलीफ दे रहा है तो आप उसको काट देते हो ना। That is it. I think that's Please look up chemical castration. But तो इसका रीजन बस मैं एक देना चाहती हूँ सिद्धार्थ, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, बिकॉज आपको नहीं पता कि छोटी सिटीज में इस वजह से बेचारी लड़कियों के कितने सपने अधूरे रह जाते हैं। हाँ जी, दे वांट टू गो, उनको कुछ नया सीखना हो या उनको कहीं जाना हो तो बेचारे पेरेंट्स इसलिए ही नहीं भेज पाते कि अरे ये लड़के पीछे पड़ जाएंगे या छेड़ेंगे या कल को कुछ हो गया, एसिड अटैक्स हो जाते हैं। अब हम सुनते ही हैं ना क्या क्या होता है। मतलब कुछ स्ट्रिक्ट कानून होना, कुछ लॉ होना, आई थिंक इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें कई लड़कियों का टैलेंट दब जाता है। बट आपके साथ एक सीरियस स्टॉकिंग इंसिडेंट भी हुआ है ना? वो बहुत ही स्कैरी इवेंट है मेरी लाइफ का। कौन सी क्लास, कहाँ? 10th 11th इंदौर में ही थी मैं। वही उन्होंने सब जगह रोड्स पे और बिल्डिंग्स पे नाम लिख दिए थे। Sorry, what? मेरा नाम और उनका नाम प्लस अच्छा। करके, तो हर जगह मतलब घर का दरवाजा खोलो तो सामने बिल्डिंग पे लिखा है, कॉलेज की रोड्स पे लिखा है, कॉलोनी की रोड्स क्या पे इन्होंने लिखा है। आपसे डायरेक्टली बात की थी कभी आके? नहीं, बस पीछे आना, घर के सामने एक चक्कर लगाना, यही सब। बाइक पे? बाइक पे। और फिर बस फिर एक दिन मेरी सिस्टर ने उनसे बात की कि ये सब करके कुछ नहीं होने वाला है, यू बी समथिंग, अचीव समथिंग एंड देन फिर तुम आना और बात करेंगे। कितना डरा देता है ये किसी व्यक्ति को? बहुत ज्यादा डरा देता है। मतलब आप घर से निकलना, आपको यही डर लगता है ना कि आगे क्या। आप इतना तो सुनते हैं न्यूज में, हम रेप सुनते हैं, ये सुनते हैं, तो पेरेंट्स घर वाले वैसे ही डर जाते हैं। तो मेरा जो मेजर कंसर्न यही है कि इस चीज के लिए आवाज उठाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बेचारी कई लड़कियां जिनमें सच में टैलेंट होता है वो तो फिर बाहर ही नहीं निकल पाती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है जो लड़कियां अब इतनी बोल्ड हो गई हैं या इतनी चूजी और सिलेक्टिव हो गई हैं या अपने पॉइंट्स रखती है, विच इज फेयर इनफ, लाइक होना ही चाहिए, सोसाइटी में ये चेंज आना ही चाहिए। You walked over them for such a long time, so now they're just saying we are just getting up and walking. Yes. आप हम पे ट्रैम्पल ओवर नहीं कर सकते। Yes, absolutely. और आपको उसमें ही आपत्ति हो गई है, इसीलिए फेमिनिज्म सबसे बड़ा। बट क्या सिखा सकती हो या क्या बता सकती हो जितनी लड़कियां देख रही हैं उन लोगों को, कभी कोई स्टॉकिंग इंसिडेंट इनके साथ हो तो क्या दिमाग में रखें, हाउ कैन दे एक्ट? सबसे पहले अपनी फैमिली को जाकर बताओ, ये मत डरो कि अरे हमारा कोचिंग बंद हो जाएगा या हम कुछ एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, डांस नहीं जा सकते। और आई थिंक फिर फैमिलीज को भी इस चीज को बहुत सीरियसली लेके आप पुलिस की मदद ले सकते हैं आप। और अब तो काफी मतलब अवेयरनेस हो गई है और पुलिस भी बहुत मतलब लॉज भी काफी स्ट्रिक्ट हैं, तो आई थिंक यू शुड टेक द हेल्प। व्हाट इफ द परपेट्रेटर सेज ये तो इंस्टाग्राम पे डालती हैं अपने सुंदर फोटो, तो क्या ही एक्सपेक्ट करती हैं हम देखे नहीं हैं? क्योंकि इस वीडियो पे भी ये कमेंट आई नो, कपड़े पहनना और फोटो डालना ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश में 3 साल की बच्ची का भी रेप होता है और 80 साल की। अब उन्होंने क्या ही किया होगा, आप खुद ही बताइए। बात नजरिए की है, पर्सपेक्टिव की है कि जब आप घर में देखते हैं इतनी वायलेंस होते हुए या आप मतलब गांव में कई बार हम सुनते हैं कि नहीं हमारे शहर में मेरी विसिनिटी में मैं सुन चुका हूँ कहीं। हाँ, तो आप जिस तरह से घर में अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि कई मामलों में बच्चा जो सीखता है वो उसका पहला स्कूल तो घर होता है। एक पिता या भाई जैसे अपने स्पाउस या वैसे ट्रीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व कर, क्योंकि बच्चे जितना उनको आप पढ़ा के नहीं सिखा सकते उतना वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। सबसे पहली स्कूल तो वही है, तो वहां पर वो समझाना बहुत जरूरी है कि हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमन। और उनका चॉइस है, उनका हक है, उनका राइट है, वो कुछ भी पहने, वो अपने आप को सेलिब्रेट करें, अपनी बॉडी को सेलिब्रेट करें, वो किस भी तरह के कपड़े पहने, ये उनकी इंडिविजुअल चॉइस है। उसमें किसी का कोई, आई डोंट थिंक सो कि ये आपको कोई ट्रीट मिल रही है कि अरे उसने ऐसे कपड़े पहने तो आपको मौका मिल गया कि अब आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो या आप कुछ भी बोल सकते हो। बट क्योंकि बहनें थी बड़ी जी, क्या उन्होंने कई सारी चीजें पहले से बता के रखी थी आपको कि ऐसा होगा, बॉडीली चेंजेस आएंगे? नहीं हैं? हाँ, इट्स वेरी सैड।
तो जो भी आता गया उस वक्त फेस करती गई। तो पीरियड्स आए तो फिर माँ ने बताया हुआ था या बहनों को देखा हुआ था आपने? I was in 8th standard and I got my terms and my teacher told me that you go home. So I came home. फिर मेरी मम्मी ने मुझे बताया उस दिन। बट मुझे ये समझना है कि बात पे कभी क्वेश्चन आया कि किचन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस है। मैं उसका जैसे ना, मैं आजकल हर रिचुअल के पीछे, सनातन के रिचुअल के पीछे के रीजंस देखती हूँ। ठीक है। तो उस वक्त आप इतना वैसे भी इतनी लो एनर्जी में होते हो ना, इसलिए मंदिरों में और किचन में जाना मना करते थे। वो ये रीजन नहीं था कि अरे अशुद्ध हो जाएगा खाना, वो नहीं, बिकॉज आप इतने, यू नीड रेस्ट दैट टाइम। उस वक्त आप थोड़ा आराम करें, थोड़ा अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, वो ज्यादा जरूरी है। आपकी पूरी लाइक एस्ट्रोजन ड्रॉप्स और आप ऑलरेडी बहुत ही वीक फील करते हो, तो ऐसे टाइम में आप, और मंदिर में और किचन में हमारा खाना बनता है, हाई एनर्जी, वी गेट एनर्जी, हमारी दोनों ही जगह वो एनर्जी सोर्स हैं, तो इसीलिए वहां जाने मना करते हैं, बिकॉज योर एनर्जी इज लो। तो यू सिट, यू रिलैक्स, आप आराम से अपना 4 दिन अच्छे से खाना खाओ, पका हुआ। इंदौर से मुंबई में कल्चरल शिफ्ट, और वो कितना शौक लगा? भयंकर, यहाँ की गालियां, अरे बाप रे, तो मैंने कभी सुनी नहीं थी, बट यहाँ तो मतलब PhD इन गालियां होते हैं ना लोग, और इंडस्ट्री में तो ज्यादा ही, लाइट ही ठीक से नहीं लगाई है तो एक व्हाट वी कैन क्वेश्चन इज, एंड इसका मैं खुद भी गुनहगार हूँ, इज ये माँ की बहन की गाली क्यों है? हाँ, बाप की बेटे की क्यों नहीं है? एग्जैक्टली नहीं, हर चीज में ये जैसे बोलते हैं ना, वही पेट्रियार्की, कि आपने कहाँ से, मतलब बेटा घर का चिराग होता है, संपत्ति का मालिक होता है, और लड़कियों के हाथ में इज्जत दे दी आपने, लड़कियों के नाम पे इज्जत दे दी, और रखी भी नहीं। हाँ मतलब हाँ, मतलब उनको रिस्पेक्ट देते नहीं हो। 9 दिन देवी की पूजा कर लेते हैं और बाकी के सारे दिनों में जो भी चल रहा होता है। और क्या कल्चर शॉक लगे? टाइमिंग, बहुत डे नाइट शूट होता था, तो टाइमिंग थोड़ा सा था मेरे लिए। कितने शिफ्ट किए हो आप एक साथ? अरे बहुत, 3-3 दिन पैकअप नहीं होता था यार सिद्धार्थ मेरा। भाभी जी में? नहीं, बालाजी में। बालाजी में जब कस्तूरी कर रही थी, तो आई वॉज प्लेइंग कस्तूरी, आई वॉज देयर इन ईच एंड एवरी फ्रेम। और ऐसा हुआ था कि 24th से टेलीकास्ट था और 21st नाइट को मैं सिलेक्ट हुई थी। एकता मैम को कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी, तो बैक टू बैक रिप्लेसमेंट्स चल रहे थे। सो आई वाज डूइंग कसौटी जिंदगी की, और एक EP था हमारा अभिषेक करके, वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया, कहते चलो चलो आपको एकता मैम बुला रही हैं, संक्रमण में बुला रहे हैं आपको। हम लोग कामत क्लब में शूट कर रहे थे गोरेगांव में। तो मैंने बोला नहीं नहीं, तुम एक ही शो में इतना डे नाइट कराते हो, मुझे कसौटी में मुझे नहीं करना दूसरा शो। तो बोलते अरे नहीं, यू कांट से नो टू एकता मैम। मैंने बोला अच्छा। फिर वो अपनी बाइक पे बिठा के मुझे संक्रमण लेके गया। फटाफट उन लोगों ने कुछ रेड सूट पहनाया, झुमके पहनाए, और कुछ 3-4 लाइंस थी वो मुझे बोलनी थी, और बस, और फिर बस श्वेता तिवारी केम, एंड श्वेता ने मुझे बोला यू आर डूइंग कस्तूरी स्टार प्लस 9:30 टाइटल कैरेक्टर। और मैं ऐसे थी, अच्छा हाँ, तो बोलती खुश हो जा पागल, लाइफ इज। तो ऑब्वियसली दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू एकता एंड बालाजी। 21st रात को मैं सिलेक्ट हुई, और फिर उसके बाद सीधे मेरा पैकअप हुआ आई थिंक 27th को। बाप रे जी, जब तक फ्राइडे का टेलीकास्ट, वैनिटी में सोती थी, ये इस सेट से वो सेट, वो सेट से वो सेट, मेकअप के ऊपर मेकअप। अब मैं उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि थैंकफुली वो स्ट्रगल मेरी ज़िंदगी में आया, वो रैगिंग मेरी लाइफ में हुई, जिसकी वजह से वॉट एवर आई एम टुडे बिकॉज ऑफ, सो इसलिए अब लाइफ में मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। रैगिंग किस प्रकार की? मतलब यही कि प्रोडक्शन वाले भी थोड़े से ऐसे रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, बट बहुत कहा था, देखिए आप बहुत रूडली बिहेव करते थे कुछ एक थे प्रोडक्शन वाले। तो खाना भी खा रहे हैं तो आके ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लग जाते थे, अरे आपका शॉट लगा हुआ है, हाउ कैन यू ईट, और ऐसे फिर शॉट नहीं है तब भी 5-5 घंटे बैठे हैं। मुझे ये सवाल मर्दों से भी करने हैं कि आप लोगों पे ऐसा चिल्लम पुकारी होता था क्या बॉयज? इफ एनीबॉडी हैज द गॉल टू कमेंट एंड से यस प्लीज डू। फीमेल्स के साथ ज्यादा होता है। तो ये क्यों होता है? बट यू नो, अभी मैं कई बार देखती हूँ कि लड़कियां दे गिव इट बैक, या गाली पे गाली दे देते हैं, या जो भी, मतलब जिस भी तरह से। बट चूंकि मैं इतने हम्बल बैकग्राउंड से आ रही थी, मैंने कभी इस तरह की बदतमीजी देखी नहीं थी, तो मैं चुप ही रहती थी। और आई थिंक ये मैंने समझा कि जितना आप चुप रहते हो या आप टॉलरेट करते हो ना, लोग और चाहते हैं कि आपको और दबाएं। बट फिर इवेंचुअली व्हाट आई रियलाइज्ड कि मुझे बदतमीज बनने की जरूरत नहीं है, बट मुझे ऐसा बनना है, या मुझे एक लुक से सामने वाले को समझा देना है दैट बी इन योर लिमिट्स। सो दैट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट नीड टू अब्यूज एनीवन, या आपको गलत तरीके से या बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो हाउ टू कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट। शुभांगी, मैं आपको एक बहुत सच बात बताता हूँ। क्या होता है ना, बंदे की बदतमीजी बहुत
तीसरे लेवल पे पता लगती है। पहले 2 लेवल पे वो अपना वर्चस्व रख रहे हैं, लड़कियों के पहले कटाक्ष को ही बदतमीजी मान लिया जाता है। राइट, तो आप पहली बार उल्टा बोलेंगी तो डैम सन शी इज अ बिच, ये बोलते हैं। एग्जैक्टली ओह शी हैज डिवा एटीट्यूड। या आप स्क्रिप्ट के बारे में 4 सवाल पूछ ली तो ओह you have an opinion. हाँ, yes, absolutely. I'm sorry, but like I have heard all of these very sentences live. See, अगर आप एक कोई भी शो कर रहे हो या बीइंग अ परफॉर्मर, आई एम नॉट अ न्यूज रीडर डूड। अगर आप कंटेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो और फिर अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो इजी लैंग्वेज में, और ये बहुत सारे लोग समझते हैं, और इसके लिए मैं थैंक्स कहूँगी शशांक बाली को, जो हमारे भाभी जी के डायरेक्टर थे। ही इज़ सच अ जीनियस, ही इज़ अ मैजिशियन, ऑनेस्टली। वो एक एक्टर को उड़ने देते हैं, मतलब वो कभी, उन्होंने पहले दिन से कभी मुझ पे प्रेशर नहीं डाला कि आप ऐसा करो या आप ऐसा करो। और मुंबई कितना सेफ लगा कंपेयर टू इंदौर? यहाँ कभी कोई रास्ते चलते? नहीं, मुंबई बहुत सेफ है यार। मतलब मुंबई में तो रात को मड आइलैंड से मैं अकेले कितनी बार ड्राइव करके आई हूँ, या आप कहीं भी निकल जाओ और आप कुछ भी पहन, मतलब यहाँ पर एटलीस्ट वो नहीं है। करेक्ट। इंदौर भोपाल में तो आप स्लीवलेस भी नहीं पहन सकते थे उस टाइम पे। मतलब स्लीवलेस पहनने पर भी हम लोगों को वो था कि मतलब मम्मी डरती थी। और जब आशी बड़ी हो रही थी तो क्या आपने ऐसी सोची चीजें जो आप इम्पार्ट करें एज अ मदर? मैंने तो पहले दिन से मैंने ये चीज़ सोची थी कि मैं अपने बच्चा, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड, बेटा है बेटी, मैं दोस्त बनूंगी उनके, ताकि वो कुछ भी हो बाहर वो मुझसे आके शेयर कर सकें। हाँ, जहाँ पर मम्मी बनना, जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना, बट स्ट्रिक्ट में भी वो नहीं कि आप उनको इंसल्ट करें, क्योंकि बच्चों का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। कई बार माँ बाप दूसरों के सामने बुरी तरह से चिल्ला देते हैं या कुछ भी। सो ये सब बहुत गलत तरीके हैं अपब्रिंगिंग के, ये मुझे लगता है। उनको उनका रिस्पेक्ट दो, उनको उनकी ओपिनियन शेयर करने दो। किसी और का बच्चा डांस क्लास जा रहा है तो तुम भी डांस क्लास जाओ, ये नहीं। अपने बच्चे की चॉइस पूछो, उसकी, वो अपनी क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है, उसको पूछो कि व्हाट ही वांट्स टू और व्हाट शी वांट्स टू डू। तो वो बचपन से फिर वो अवेयर होते हैं, थोड़ा इंडिपेंडेंट बनते हैं, वो अपनी चॉइसेस बता पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपब्रिंगिंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, उनकी उम्र के हिसाब से आपको उनको उतनी तवज्जो और उनकी ओपिनियन की और उनके डिसीजंस की कदर होनी चाहिए। आशी को आप क्या क्या सिखाई हैं? मतलब मैंने उसको हमेशा एक चीज कही है कि लाइफ में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लेना। यू कैन टॉक टू मी, वी कैन डिस्कस। आगे लाइफ पार्टनर भी अगर चूज करना है, यू हैव इनफ टाइम, आराम से सोच लेना, समझ लेना इंसान को। खैर एनी विच वेज इट्स अ गैम्बलिंग। शादी में वही है कि जब तक कोई इंसान थोड़े टाइम के लिए आपके सामने होता है तब तो सारा लाला लैंड होता है। असली कहानी तो जब आप 24 आवर्स साथ में रहते हैं तब आपको पता चलती है। बट हाँ, मेरी तरफ से फिर भी ये एक एडवाइस है उसको कि तुम अच्छे से समझ लेना, जान लेना, तभी डिसाइड करना। एक बात जो रह गई बात करते करते, वो ये भी है कि इस सब के बीच में लव स्टोरी बैकग्राउंड में चल रही थी। यू हैव आशी हैपनिंग, तो ये कैसे हो गया था इतनी जल्दी? मतलब लव स्टोरी तो बीएससी फाइनल ईयर में अच्छा, ये तो और पुरानी है। बीएससी फाइनल ईयर में, हाँ, इंदौर में ही शुरू हुई। और फैमिली फ्रेंड्स थे हम लोग, सेम कास्ट के थे, तो शादी वादी के फंक्शंस वगैरह में मिलते थे। मेरी शादी कहीं और एक्चुअली फिक्स हुई थी, बट देन मुझे वहाँ नहीं करनी थी, यहाँ पे जल्दी में यहाँ पे कर ली। बस फिर जिंदगी के जो बोलते हैं ना, जब मम्मी पापा नहीं बोलते आटे दाल का भाव पता चलेगा, वो पता चल गया बहुत जल्दी। आई वॉज जस्ट 22, सडनली रियलाइज हुआ कि ओके, मतलब अब रियलिटी से सामना हुआ। अभी तक तो पापा मम्मी क्या लाला लैंड में थे, एकदम एलिस इन वंडरलैंड। क्या है वो इंसिडेंट जिससे सडनली आपको लगता है ओ जिंदगी पधार चुकी हैं आप? नहीं, मतलब सी, वैसे भी बेसिक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी हो जाती, शादी इज अ बिग थिंग यार। शादी तो कर ली, लेकिन फिर पता चला कि भाई अपनी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती है। सो देन जब ये आपकी शादी हो गई तो फिर आप लोग मूव कब किए? कितना डिफिकल्ट या इजी था वो कॉन्वर्सेशन? शादी हो गई, फिर मैं अपना एमबीए फाइनल ईयर मैंने शादी के बाद ही कंप्लीट किया। अरे वाह जी। एंड इफ देयर वाज छूट फॉर दैट, देयर इज अ कन्वर्सेशन अबाउट इट, क्योंकि कई महिलाओं को वो छूट नहीं दी जाती है। नहीं, वो थी, बट फाइनेंशियल सी, आप जब शादी कर लेते हो फिर आप हर चीज के लिए मांग नहीं सकते ना किसी और से, आपको ही बुरा लगता है। और मैं बहुत ही इस मामले में बहुत खुददार रही हूँ। जैसे शादी तो कर ली थी, लेकिन फिर मुझे एजुकेशन भी चल रहा है, 22 साल की उम्र में क्या ही अकल होती है, फिर कुछ भी चाहिए अपनी जरूरत का, तो फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब भी किया। बस फिर उसके बाद देन गॉट टू नो दैट आई कंसीव्ड, फिर आशी हो गई। अच्छा, फिर it was unplanned. आशी हैपेंड, देन वी मूव टू पुणे। तभी जब पीयूष एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थे और उनके लैपटॉप पे मेरा पिक्चर था, तो तभी एक बंदे ने देखा और फिर मुझे रिया शैम्पू का ऐड मिला जिसके होर्डिंग्स लगे थे पुणे में, और उसके लिए मुझे कुछ 2500 रुपये मिले थे।
बहुत सुंदर। लेकिन क्योंकि आशी अनप्लान्ड थी, डिड यू वांट टू बिकम अ मदर दैट टाइम? नहीं, उस वक्त तो यार इतनी बुद्धि ही नहीं थी, ऑनेस्टली मैं बताऊं क्या सोचा क्या नहीं सोचा। बट घर में जैसे हमारे यहाँ जनरली लड़कियों की शादी 22-23 साल में हो जाती थी। लाइक मेरी सिस्टर की भी 23 और एक दीदी की 24 में हो गई, हो जाती थी, और राइट एज में बच्चा हो जाए ये सभी। सो आई कंसीव, तो फिर पहला बच्चा है तो यू शुड कीप इट, यू नो, वो वाली चीज हो जाती है। तो आप जब ये सब ऐड कर रही हैं तब आप साथ साथ मदरिंग भी कर रही हैं। देयर वाज नो पोस्टपार्टम ब्रेन फॉग, नथिंग? टाइम ही नहीं मिला। 28 दिन का लेके मैं आशी को पुणे में आ गई, और मैं सारे काम खुद करती थी। पीयूष एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थे, मैं कुछ नहीं कर रही थी। फिर ऐसा लगा जब आशी 8-9 महीने की हुई कि अब कुछ करते हैं। थोड़ा ट्राई कर रही थी, यहाँ देख रही थी, इतने में वो शैम्पू वाला ऐड आ गया, और फिर तो इंडस्ट्री ने आशी शी वाज जस्ट 11 months old and I landed in this industry. एंड और वो गिल्ट कैसे डील कर रही होती थी उससे? वो तो आज तक नहीं जाता, वो तो कभी नहीं जाएगा। शुरू के 1-1.5 महीने तो आशी पुणे में रहती थी, तो मैं वॉल्वो से ट्रैवल करती थी पुणे से मुंबई जब शूट के लिए आती थी। तो एक बार मैं बस में बहुत रो रही थी, बहुत लगातार मैं रो रही थी। तो एक आंटी मेरे पास में आके बैठी और उन्होंने कहा, बेटा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि मेरी बच्ची है 11 महीने की, और मैं उसको छोड़ के और मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। एंड आपको पता है वो मधुर भंडारकर की मदर थी। वो भी बहुत इमोशनल हो गई, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि बेटा एक टाइम ऐसा आएगा दैट आपको अपने आप पे प्राउड होगा, सो डोंट वरी, ये भी टाइम है, निकल जाएगा, जस्ट वर्क हार्ड एंड देन एक दिन आपकी बेटी बी प्राउड ऑफ योर। या यू हैव टीयर्स राइट नाउ। तो मदर्स गिल्ट से तो मैं नेवर, कभी बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जो मैंने मिस किए। I'm so sorry. No, that's fine. But you're I'll be such a fine. stellar professional Thank you. that you were doing that shuttling, and then we constantly ask ना कि ये फेमिनिज्म की जरूरत क्या है। देखो भाई लोग, हमें नहीं करनी ये वाली चीजें। हमें ये महसूस भी होता होगा कि नहीं मालूम, जितने मर्दों को होता है श्योर होता होगा। Not saying that you all are not evolved emotionally aware men, but men do end up just getting up and leaving the house with the crying child in the mother's hand a lot of times, in a lot of places. Not generalizing again. Yeah. And you should take 2 minutes. We should get her some. No, water, please. that's fine. तो कितना और बॉडीली चेंजेस या बॉडीली आप फील करती थी? I was lactating जब भी मैं मिस करती थी आशी को, तो I had You started those, lactating. yes. Oh no. श्वेता मेरे लिए बहुत सपोर्टिव थी, श्वेता तिवारी, क्योंकि कसौटी कर रही थी और वो खुद अपनी बच्ची के बाद इस इंडस्ट्री में आई है, तो वो बहुत रिलेट करती थी मुझसे। तो वो समझ सकती होंगी। तो वो समझ सकती थी। और जैसे कई बार ही ऐसा होता था कि सैटरडे संडे मुझे पुणे जाना होता था, तो एक बार तो प्रोडक्शन वाले मतलब वो लोग नहीं जाने दे रहे थे मुझे, तो श्वेता ने कहा कि नहीं मैं काम कर दूंगी, लेट हर गो टू मीट हर डॉटर। तो ये हुआ such a good thing. Yeah, it's such a good thing. Again, why do we need feminism? क्योंकि मर्द लोग, आप लोग बच्चा अंदर से निकालते नहीं हो, मैं नहीं निकालता, तो जब हम लैक्टेट भी नहीं करते तो आपको कोई आइडिया ही नहीं है। आप लोगों के लिए सुन लो भाई, आप बच्चा निकाले हो, उसके बाद क्योंकि मिल्किंग प्रोसेस आपकी बॉडी से हो रही है, बॉडी डजंट नो फिजिकल ट्रिगर, वो अपने आप लैक्टेट करने लग जाती है। जो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखी आप और जो पाई बहुत अर्ली ऑन, उसने आपको कितना एम्पावर किया? और नहीं, ये तो बहुत एम्पावरिंग होता है, एंड आई रियली वांट टू टेल ईच एंड एवरी गर्ल, एंड प्लीज बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वो आपको अपने फैसले लेने की आज़ादी देता है। जनरली सोसाइटी में लोगों को रोती बिलखती औरतें अच्छी लगती हैं, मांगती हुई, मदद मांगती हुई। जैसे बहुत इंसिडेंट मेरे साथ भी ऐसे हुए हैं कि क्योंकि मैं मदद नहीं मांगती या मैं वीक फील नहीं, मतलब वीक उनको फील नहीं होने देती अपने आप को, मैं अपनी वैसे रखती हूँ, अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट एंड माई पर्सनैलिटी इंटैक्ट, लोगों को बहुत चिढ़ भी हो जाती है आपसे, अरे बहुत ओपिनियटेड है और उसके तो अपने वो है, तेवर सवाल पूछती हैं। या तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत आज़ादी देता है और ये कहीं से भी गलत चीज़ नहीं है। और जो लोग इसको गलत मानते हैं, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट होना वो भी बहुत ज़रूरी है। इमोशनल इंडिपेंडेंस मैंने ये समझी है, जैसे यू नो जनरली फीमेल्स के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी हैप्पीनेस की चाबी ना अपने पार्टनर्स को दे देती हैं। तो वो भी उस फेज से भी मैं निकली हूँ कि मुझे अकेले, मैं ट्रैवल करती ही नहीं थी, अकेले मूवीज़ कभी देखी नहीं, पर आज मैं अकेले जाती हूँ, रेस्टोरेंट में लंच डिनर करती हूँ, मैं अकेले मूवीज़ देखती हूँ, मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ। बहुत मुश्किल रहा वो मेरा ट्रांजिशन, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे पीयूष के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं अकेले जा सकती हूँ। यू वोंट बिलीव, जब मैंने 2020 में डिसाइड किया कि मैं अकेले सोलो ट्रिप पर जाऊँगी, तो मेरे सारे अकाउंट सब कुछ पीयूष के पास होते थे। मैंने क्योंकि तब
कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो और मुझे जाना था। आई जस्ट वांटेड मेरे दिमाग को 2 दिन की शांति चाहिए थी। मैंने अपने दोस्त को बोला कि प्लीज मेरे लिए टिकट बुक कर देना, आई विल गिव यू मनी। एंड उन्होंने टिकट बुक किया, फिर बाद में मैंने उनको पैसे दे दिए। बट मेरे पास मतलब मैं अकाउंट्स भी अपने नहीं ऑपरेट करती थी, सब कुछ पीयूष के पास होता था 2020 तक। बड़ी बात बोली आपने कि आप अपने पार्टनर को एक वैलिडेशन या कुछ करने का जिम्मा दे देते हो। हाँ, जब तक वो नहीं बोलते आप सुंदर लग रही हो आज, आपको सुंदर महसूस नहीं होगा। एग्जैक्टली तो ये इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। मुझे ये बताइए कि अल्कोहलिज्म या जो भी था उसकी अवेयरनेस कब आई? कभी कभी लगा कि ये पहले कैसे नहीं पता चला? पहले मुझे इस इंटेंसिटी का पता नहीं था। ये पता था दैट ही लव्स टू ड्रिंक, और जब पार्टीज होती थी या हमारे जो क्लोज फ्रेंड सर्कल आता है तो आई ऑल्सो यूज टू, मतलब वाइन पी लिया, ये पी लिया। पर धीरे धीरे वो इंटेंसिटी कब बढ़ती गई वो मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ। मतलब पहले तो ऐसा था कि पता नहीं चल पाता था, अगर इफ ही वाज लाइक ड्रंक तो पता नहीं चलता था, वो छुपा लेते थे, या मुझे पता नहीं चल पाता था। जैसे मुझे ऐसा लगा कि थके हैं, सोए हैं, या मतलब बिजी हैं, ऐसा कुछ करके। बट देन फिर रियलाइज हुआ जब बॉडी भी, क्योंकि बॉडी रिएक्ट करती है, देखिए। But there was never abuse in your marriage, or there was नहीं never नहीं, वो नहीं, कोई वो कभी नहीं किसी हुआ। ऐसे प्रकार का कुछ नहीं? नहीं, never। वो Amicable थोड़े था? क्रैंकी हो गए थे बाद में, दैट्स इट। नो, बट ऐसा कभी नहीं, घर में इस तरह का कभी वो नहीं। पर फिर मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट अ हेल्दी मैरिज। एंड कितना वेट लगता है टू इवन थिंक ऑफ सेपरेशन? आई तो ट्राइड फॉर 17 years। मुझे ना शुरू से ये था कि अगर मैंने लव मैरिज की है तो ये नहीं है कि बस शादी कर ली और बस अब गाने गा रहे हैं। मतलब रियलिटी तो लाइफ की ये नहीं है ना। रियलिटी तो ये है यू बिकम समथिंग। और शादी करना इज नॉट जस्ट कमिंग टुगेदर और अच्छे अच्छे पिक्चर्स पोस्ट करना। शादी इज ग्रोइंग टुगेदर, करेक्ट, इमोशनली, फाइनेंशियली, या है ना, इन सो मेनी वेज, लाइक स्पिरिचुअल, हर तरह से। आपकी मेंटल ग्रोथ भी होती है, आप हर तरह से आप साथ में ग्रो करते हो। दैट्स द बेस्ट पार्टनरशिप, दैट्स द बेस्ट कंपैटिबिलिटी। मैं ये हमेशा पीयूष को बोलती थी कि आप अपने लिए काम करो, आपको जो भी करना है, मतलब आपको फोटोग्राफी करनी है, आपको बिजनेस, आपको जो भी करना है, बट अपनी खुशी और अपनी ग्रोथ के लिए। आप बाहर जाते हो, 4 लोगों से मिलते हो, आप मोटिवेट होते हो, तो फिर वो धीरे धीरे उनका वो इंटरेस्ट कम होता गया और एडिक्शन बढ़ता गया। आई थिंक दैट वाज द पॉइंट जब मुझे लगा कि फाइनेंशियली भी यू वर ब्रिंगिंग मोर टू द टेबल, ऐसा सीन था? हाँ, मतलब सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट वाज ऑन मी। वही जो बोलते हैं ना कि एक पहिया और दूसरा पहिया पंचर है, या मतलब साइकिल का है और एक कार का है बेसिकली, तो गाड़ी डगमगाएगी। तो गृहस्थी की जो अगर हम शादी की बात करते हैं तो उसमें दोनों को साथ में ग्रो करना इन एवरी वे, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो फिर एमिकेबल था सेपरेशन या डिवोर्स? एमिकेबल था। और उसमें समय कितना लगा? लगभग 2 साल। मतलब वो भी मुझे डिसाइड करने में टाइम लगा। मैं क्योंकि नहीं आ पा रही थी बाहर, मतलब मैं चाहती थी कि घर रहे, आशी के साथ उसके पापा रहे। तो वो मतलब वो होता है ना, आप जिस बैकग्राउंड से आते हो कि नहीं, शादी इज़ अ बिग थिंग, मतलब शादी नहीं टूटनी चाहिए, पूरी कोशिश करो। तो सारी जान लगा दी उस शादी को बचाने में, बट कई बार किस्मत के आगे आप नहीं लड़ सकते। कई महिलाएं जो देख रही हैं उनके लिए एक एडवाइस, कई बार एडिक्शन को देख के कई महिलाएं सोचती हैं मैं ठीक कर दूंगी, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगी? इज दिस अ बैटल दैट यू शुड बी इंडल्जिंग इनटू और शुड यू नॉट? हाउ डू यू डील विद इट? मुझे ना एक जूलिया रॉबर्ट्स का एक कोट पढ़ा था मैंने, दैट वी विमेन आर नॉट रिहैब सेंटर्स फॉर बैडली रेज्ड मैन। तो सबसे पहले तो अगर किसी के अंदर, मतलब आई लव्ड पीयूष, ही इज़ द फादर ऑफ माई चाइल्ड, ओके, बट वो एक आदत जो मैं आज भी कभी बैठती हूँ अकेले तो मैं हमेशा क्वेश्चन पूछती हूँ बैठ के पीयूष से कि ऐसा क्या था उसमें दैट यू चोज अल्कोहल ओवर मी एंड आशी। मुझे पता है दैट कितनी कोशिश मैंने नहीं की, बट एक चीज़ मैंने और रियलाइज़ की कि आप किसी की आदतों को नहीं बदल सकते। एंड प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट योर टाइम, बिकॉज अंदर से उस पूरी प्रोसेस में आप कितने ख़त्म होते हो। जब आप अपना जीवन साथी चुन रहे हो या लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक बार का दिखाना नहीं, they should sit and they should talk for hours at least to know each other. 100%। मुझे बताओ कि एनी काइंड ऑफ अनलर्निंग्स जो आपने अपने आप में देखी होते हुए? एक तो पहले मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, ना बोलने की आदत नहीं थी मुझे, हर चीज़ के लिए हाँ, और फिर मैं फंस जाती थी, ये भी वो भी, मैं सबको खुश नहीं कर सकते आप। और जितना बाउंड्रीज बनाते हो उतनी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। आई हैव लर्न दैट। सो
मुझे बड़ा मजा आया। आपको कैसा लगा बात करके हमारे साथ? बहुत बहुत मजा आया। आप लोगों को आनंद आया कि नहीं, हमें कमेंट्स में बताइए। प्लीज। क्या क्या सीखने को मिला ये बताइए, क्या क्या अनलर्न करने की सोची ये बताइए। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हॉटरफ्लाई को प्लीज कर लो। मेरा नाम है सिद्धार्थ आलमबाइन, साइनिंग ऑफ ऑन द मेल फेमिनिस्ट। बाय। थैंक यू। नमस्कार। बाय बाय।